आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज का एक टॉपिक रहेगा। कि लाइन वोल्टेज व फेज वोल्टेज के बीच फेज वोल्टेज के बीच संबंध। आज अपन पढ़ेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है थ्री फेज के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थ्री फेज के अंदर दो प्रकार के संयोजन बनते हैं। संयोजन की बात करें तो थ्री फेज के अंदर दो प्रकार के संयोजन बनते हैं। एक संयोजन बनता है स्टार और दूसरा बनता है डेल्टा। एक संयोजन बनता है अपना स्टार और दूसरा बनता है डेल्टा। इन्हीं से अपन पढ़ेंगे कि स्टार कैसे बनता है और डेल्टा कैसे बनता है और इन पर थोड़ी न्यूमेरिकल प्रूफ पढ़ेंगे। तो आज का जो एम है वो बता देता हूं मैं कि आज का एम क्या है कि अपन पढ़ते हैं कि स्टार संयोजन के अंदर VL बराबर √3 VP पढ़ते हैं। हम बुक के अंदर पढ़ते हैं कि VL बराबर √3 VP ऐसे पढ़ते हैं। तो अपने को ये नहीं पता होता कि √3 कैसे है, √3 होता कैसे है, √3 ही क्यों होता है, √4 क्यों नहीं होता। ये चीज पढ़ेंगे कि जो √3 है वो क्यों आता है। तो सिद्ध करके देखेंगे कि ऐसे आता है √3। तो इससे पहले अपन डेल्टा संयोजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में स्टार के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है स्टार के अंदर। तो स्टार डेल्टा के अंदर तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो सबसे पहले डेल्टा संयोजन पढ़ लेते हैं। डेल्टा संयोजन क्या होता है कि कोई भी मशीन होती है उसमें 3 वाइंडिंग होती है। कोई भी मशीन होती है उसमें 3 वाइंडिंग होती है और तीनों फेज की होती है। ये R फेज की मानो, ये Y फेज की मानो, ये B फेज की, R Y और B। इसमें इस प्रकार कनेक्शन करते हैं कि ये त्रिभुज के रूप में बनना चाहिए। त्रिभुज के रूप में कैसे, ये मान लीजिए A1 है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसको A2 को B1 के साथ कनेक्ट करते हैं, B2 को C1 के साथ कनेक्ट करते हैं और A1 को C2 के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये संयोजन जो बनता है वो ये संयोजन कहलाता है अपना डेल्टा संयोजन। ये जो संयोजन बनता है ये कहलाता है अपना डेल्टा संयोजन। अब डेल्टा संयोजन के अंदर 3 फेज आते हैं। ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अब यदि बात करें दो फेजों के बीच में, दो फेजों के बीच में लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज कोई भी दो फेज हो उसके बीच में लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो L1 L2 के बीच में यदि देखेंगे तो लाइन वोल्टेज मिलेगा, L2 L3 के बीच में देखेंगे तो लाइन वोल्टेज मिलेगा, L1 और L3 के बीच में देखेंगे वोल्टमीटर लगा के तो लाइन वोल्टेज मिलेगा। अब यदि बात करते हैं आगे इसमें कि यहां से जो करंट जाती है, ये करंट कहलाती है लाइन करंट। ये जो करंट है वो कहलाती है लाइन करंट। लेकिन इनमें जो जाने वाली करंट है वो करंट कहलाती है फेज करंट। इसी प्रकार वोल्टेज की बात करें तो इनमें जो वोल्टेज है यानी इस पे जो वोल्टेज है वो कहलाते हैं फेज वोल्टेज। यानी इस टर्मिनलों के ऊपर यदि वोल्टमीटर चेक करते हैं, वोल्टमीटर से चेक करते हैं तो वो फेज वोल्टेज होंगे और यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करते हैं वो होते हैं लाइन वोल्टेज। तो ये देख लीजिए, ये देखना कि यहां से ये जो टर्मिनल है वो इसी ये फेज के साथ कनेक्ट है और ये
लाइन के साथ कनेक्ट है। लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डेल्टा संयोजन की बात करें तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये लाइन के बीच में यदि वोल्टमीटर लगा के देखोगे और फेजों के बीच में, यानी इनके फेज एक वाइंडिंग के फेज के ऊपर यदि आप वोल्टमीटर लगा के देखोगे तो इन वोल्टमीटरों का मान क्या आएगा, समान आएगा। इसलिए डेल्टा संयोजन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यदि धारा की बात की जाए, यदि धारा की बात की जाए तो ये लाइन करंट है और इनमें जाने वाली जो करंट है वो फेज करंट होगी। इनमें जाने वाली जो करंट होगी वो फेज करंट होगी। तो इसका एंगल होता है IL बराबर √3 I, यानी लाइन करंट है वो फेज करंट की √3 गुना होती है। यदि फेज करंट चेक किया जाए, यानी यहाँ पे यदि मैं एमीटर लगाता हूं, यहाँ पे यदि मैं एमीटर लगाता हूं तो ये फेज करंट है, और यदि मैं यहाँ पे एम्पियर मीटर लगाता हूं तो ये लाइन करंट है, यानी ये लाइन करंट बढ़ता है, ये फेज करंट बढ़ता है। तो ये जो लाइन करंट है ये फेज करंट की √3 गुना पड़ता है। यानी यहाँ पे यदि 240 एम्पियर है तो यहाँ पे 415 एम्पियर मिलेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, √3 गुना मिलती है। अब यदि पावर की बात की जाए, पावर की डेल्टा संयोजन के अंदर पावर की बात की जाए तो पहले देखते हैं कि सिंगल फेज के अंदर पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर VI cos φ। एसी के अंदर यदि पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है वो एक फेज के अंदर VI cos φ होता है। तो यदि कहने का मतलब क्या है, इस फेज का जो पावर है वो VI cos φ है, इस फेज का जो पावर है वो VI cos φ है, इस फेज का जो पावर है वो VI cos φ है। तो यदि मैं टोटल देखते हैं एक बार कि VI है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं VP IP और cos φ। यदि एक फेज की बात करें तो VP IP और cos φ कैसे, यदि इस फेज की मैं बात करूं, यदि मैं इस फेज की बात करूं तो ये क्या है VP, और यहाँ आने वाले करंट कौन सी है IP, यानी फेज करंट और फेज वोल्टेज, और इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो cos φ। और यदि मैं टोटल 3 फेज की बात करूं, यानी टोटल पावर की बात करूं 3 फेज के अंदर, तो जाएगा, यदि इसको मैं VP IP cos φ है, ध्यान से देखना, ये जो सूत्र है इसकी जो पावर है, इसकी पावर है और इनकी जो पावर है, इनका यदि मैं योग कर दूं तीनों का तो कुल पावर आ जाएगी। कैसे, VP IP cos φ प्लस VP IP cos φ प्लस VP IP cos φ। ठीक है। यदि तीनों 3 फेज के अंदर टोटल पावर की बात करें तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, इस फेज की पावर, इस फेज की पावर और इस फेज की पावर का तीनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, टोटल पावर को इस प्रकार लिख सकता हूं कि 3 इंटू, यानी इसमें कॉमन क्या रहा है, यानी इसके साथ एक गुणा में है, इसके साथ एक गुणा में है, इसके साथ एक गुणा में है, तो कितना हो गया 1 + 1 + 1 प्लस यानी 3 हो गया। तो 3 VP IP और cos φ। यदि 3 फेज के अंदर टोटल पावर की बात की जाए तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि यदि आपके पास फेज वोल्टेज है और फेज करंट है और शक्ति गुणक का मान यदि आपके पास है और उसको 3 से गुणा कर दें तो टोटल पावर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फेज करंट लेना, यानी प्रत्येक फेज के साथ एमीटर कनेक्ट करना, इतना संभव नहीं है। इसीलिए उसको लाइन करंट के साथ मेजर करते हैं। इसलिए टोटल पावर है वो इस प्रकार हो जाएगी, टोटल पावर 3 इंटू 3 की जगह मैंने 3 लिखा है, फेज वोल्टेज है, यदि फेज वोल्टेज को देखा जाए, फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं VL
फेज करंट है वो क्या है, लाइन करंट अपॉन √3। इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, फेज करंट है वो IL अपॉन √3, इस प्रकार लिख सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे देखो √3 गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो फेज करंट की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं IL बटा √3 और cos पाई की जगह में cos पाई। अब यदि बात की जाए कि देखना एक बार, जिसके समझ में नहीं आया, 3 है, इसको यदि 3 में √3 का भाग दोगे तो √3 आएगा। कैसे आएगा, यदि कोई संख्या है 3/√3, उसको मैं यदि √3 से गुणा कर दूं और √3 का भाग दे दूं, √3 से √3 कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो √3 को √3 से यदि मैं को गुणा करता हूं तो ऊपर वाली तो जाएगी संख्या 3 इंटू √3 और नीचे वाली संख्या हो जाएगी 3 से 3 कैंसिल, √3। तो देखो टोटल पावर है वो हो जाएगी √3 VL IL cos। यदि 3 फेज के अंदर टोटल पावर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और शक्ति गुणा। ठीक है, यानी 3 फेज के अंदर कुल करंट, कुल शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है √3 VL IL cos पाई। ये तो है डेल्टा संयोजन की बात। अब बात करते हैं स्टार संयोजन की, कि स्टार संयोजन के अंदर क्या होता है। तो अपन बात करते हैं स्टार संयोजन की। स्टार संयोजन, स्टार संयोजन के अंदर क्या होता है कि डेल्टा जो संयोजन होता है उसमें न्यूट्रल नहीं होता और इसमें न्यूट्रल होता है। यानी जो तीनों वाइंडिंग है, ये 3 वाइंडिंग है, ये एक बिंदु पे कनेक्ट होती है। कहने का मतलब क्या है, ये R फेज की वाइंडिंग है, ये Y फेज की वाइंडिंग है, ये B फेज की वाइंडिंग है। तो इसको मैं A1 मानता हूं, इसको A1 A2 B1 B2 C1 और C2, यानी 1 का सिरा एक साथ कनेक्ट कर दें और बाकी तीनों पे सप्लाई लगा दें। ये जो 3 सिरे हैं इन पे सप्लाई लगा दें तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टार संयोजन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, स्टार संयोजन हो जाएगा। और बीच में जो बनने वाला बिंदु है ये न्यूट्रल की बनती करेगी। ठीक है, अब यदि बात की जाए 2 फेजों की, L1 L2 और L3, तो 2 फेजों के बीच में लाइन वोल्टेज होता है, 2 फेजों के बीच में लाइन वोल्टेज होता है और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज होता है। उसमें क्या है, डेल्टा के अंदर बराबर आ रहा था, लेकिन इसमें देखो ये जो लाइन वोल्टेज आ रहे हैं ये 2 वाइंडिंग पे आ रहे हैं, उसमें क्या है एक वाइंडिंग पे आ रहा था, इसलिए ये आधी वोल्टेज यहां चली गई और आधी वोल्टेज, यानी कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस वाइंडिंग ने करवा लिया, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस वाइंडिंग ने करवा लिया। तो यदि लाइन वोल्टेज और ये जो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टता होती है वो होती है फेज वोल्टेज। यदि फेज वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज होता है, वो होता है एक फेज के बीच में, एक फेज और एक
न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टा होती है वो फेज वोल्टेज होती है, और लाइन वोल्टेज होती है वो दो फेजों के बीच में, दो फेजों की जो वोल्टा होती है, यानी कहने का मतलब ये L1 है और न्यूट्रल के बीच की होगी, और ये L1 और L2 के बीच की होगी। ये फेज वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। अब वापिस बात करते हैं कि स्टार संयोजन के अंदर यदि करंट की बात की जाए तो करंट यहां से आती है, तो ये तो करंट कहलाती है लाइन करंट, और यहां पे जो करंट आ रही है ये करंट कहलाती है फेज करंट। तो देखा जाए तो यदि इस वायर पे यहां पे यदि एमीटर कनेक्ट करता हूं मैं कोई, और यहां पे यदि मैं दूसरा कोई एमीटर कनेक्ट करता हूं, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम करंट आएगी। ये लाइन करंट है, ये फेज करंट है, दोनों की क्या आएगी? सेम करंट आएगी। यानी यहाँ पे यदि मैं एमीटर कनेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा सीरीज संयोजन बन रहा है। तो सीरीज संयोजन के अंदर क्या है? करंट का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए लाइन करंट फेज करंट की क्या होती है? बराबर होती है। स्टार संयोजन के अंदर लाइन करंट फेज करंट की क्या होती है? बराबर होती है। क्यों होती है? कि देख लिए L1 है, यहाँ से कोई करंट आ रही है, तो यदि यहाँ पे मैं कोई एमीटर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे यदि मैं कोई एमीटर कनेक्ट करता हूँ और दूसरा एमीटर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो इसमें कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये एक वायर में जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जो लाइन वोल्टेज आ रही है ये दो भागों में बट गई, यानी आधी वाइंडिंग इसमें बट गई और आधी वाइंडिंग में इसमें बट गई। तो अब देखते हैं, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज का कितना होता है? √3 गुना होता है। अभी इसी पर पढ़ेंगे कि √3 गुना ही क्यों होता है। अभी पीछे चर्चा की है कि √3 गुना क्यों होता है, अब भी बढ़ेंगे कि √3 गुना क्यों होता है, और इसको सिद्ध भी करेंगे कि इसलिए होता है √3 गुना। तो यदि पावर की बात की जाए, पावर की, तो सिंगल फेज के अंदर, थोड़ा जल्दी करते हैं, सिंगल फेज के अंदर पावर क्या होती है? VI cos फाई होती है, cos फाई। इसको मैं यदि 3 फेज के अंदर एक फेज की पावर, दूसरे फेज की पावर और तीसरे फेज की पावर, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि VP IP और cos फाई इस प्रकार लिख सकता हूं। तो टोटल पावर हो जाएगी 3 फेज के अंदर, टोटल पावर हो जाएगी 3 फेज के अंदर, वो हो जाएगी, वही सिस्टम है। ये 3 बार लूंगा, मैं लिख देता हूं, VP IP cos फाई प्लस VP IP cos फाई प्लस VP IP cos फाई। इसमें 3 कॉमन आ रहा है। टोटल पावर हो जाएगी 3 इंटू VP IP और cos फाई। ठीक है। अब देखते हैं कि फेज वोल्टेज है, यदि मैं फेज वोल्टेज है यहां पे देखना एक बार है, फेज वोल्टेज है वो होता है VL√3 फेज वोल्टेज है, क्योंकि फेज वोल्टेज के √3 गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो बाद में चला जाएगा। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल पावर है वो 3 इंटू VP का मान कितना है? VL√3 इंटू IP की जगह में IP और IL बराबर होता है, इसकी जगह में IP लिख सकता हूँ, और cos फाई की जगह cos फाई। टोटल पावर हो जाएगी 3 में यदि √3 का भाग दूंगा तो √3 VL IL लिखना है और cos फाई। अब देखना कि 3 फेज चाहे स्टार संयोजन हो चाहे डेल्टा संयोजन हो, पावर ज्ञात करने का सूत्र एक ही होता है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी
कि VL बराबर √3 VP, और इसमें √3 क्यों आता है, यानी √3 ही क्यों आता है, अभी ये सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए दो विधि है, एक तो ग्राफ विधि है, एक तो ग्राफ विधि है और दूसरी गणितीय विधि है। सबसे पहले ग्राफ विधि के अंदर देखेंगे तो क्या होता है, चार संयोजन होता है, इसके अंदर 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल और 120 डिग्री एंगल, क्योंकि पूरा वर्त है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसमें 360 अपॉन 3 बराबर 120 डिग्री एंगल पे 3 वाइंडिंग होती है। तो यदि बात की जाए कि ये R फेज की वाइंडिंग है, ये Y फेज की वाइंडिंग, और यदि देखा जाए तो एक वाइंडिंग यदि धनात्मक में रहती है तो दूसरी वाइंडिंग ऋणात्मक में रहेगी और तीसरी वाइंडिंग जीरो। कहने का मतलब क्या है, यदि ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक, ये जीरो, ये धनात्मक ऋणात्मक जीरो, ये धनात्मक ऋणात्मक जीरो, यानी बदलती रहती है आगे, क्योंकि वेव के कारण इस प्रकार बदलती रहती है। ठीक है, तो वेव कभी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब इसी पर टॉपिक पे बात करते हैं। तो यदि ये अपना जो फेज है ये धनात्मक है, यहाँ पे ये ऋणात्मक है, और ये एक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे मेरा R फेज है वो धनात्मक में है, और Y फेज है वो ऋणात्मक में है, और B फेज है वो शून्य है। तो यदि शून्य है तो यहां से तो करंट जाने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसको तो मैं मिटाई देता हूं। यानी जब जीरो की स्थिति में रहेगी तब ऐसी वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, अब आगे बदलता रहता है और ये अपने चक्कर के रूप में घूमता रहता है, RYB RYB RYB, यानी धनात्मक ऋणात्मक जीरो, धनात्मक ऋणात्मक जीरो, ऐसे बदलता रहता है। ठीक है, तो यदि बात की जाए ग्राफ विधि के अंदर, तो ग्राफ विधि के अंदर यदि 120 डिग्री एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे यदि दो रेखाएं खींची जाए प्रोटेक्टर की सहायता से, यदि 120 डिग्री एंगल पे यदि दो रेखाएं खींची जाए तो इसको मैं बोल सकता हूं VP, इसको मैं VP बोल सकता हूं, इसको भी क्या बोल सकता हूं VP, क्योंकि ये क्या चीज है, फेज ही तो है, और ये क्या है R फेज है और ये Y फेज है, ये VP। तो देखना, इसको VP बोल सकता हूं, और इन दोनों के बिंदुओं के बीच में VL बोल सकता हूं, VL, यानी इसको मैं VL बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि धनात्मक और ऋणात्मक इन दोनों के बीच में यदि मैं कोई वोल्टमीटर कनेक्ट करके देखता हूं तो ये जो वोल्टमीटर है ये लाइन वोल्टेज पड़ता है, तो इसको मैं VL बोल सकता हूं। इसके बाद में यदि देखा जाए कि 120 डिग्री एंगल पे यदि कोई त्रिभुज बनाया जाए जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, समान हो, तो ये जो इस भुजा की जो लंबाई है, इस भुजा की जो लंबाई है वो इस भुजा की जो लंबाई है, कौन सी, मैं यहाँ पे A और B लिखता हूं और यहाँ पे C करता हूं, तो जो AB की लंबाई है, AB की जो लंबाई है वो रहेगी √3 AC। AB की जो लंबाई है वो क्या रहेगी, फेज वोल्टेज की √3 गुना, यानी AB को मैं लिख सकता हूं, VL, और ये आ गई √3, और इसको मैं लिख सकता हूं, AC को मैं लिख सकता हूं VP। यदि आप इसको यदि 240 सेंटीमीटर यदि लेते हो, 240 सेंटीमीटर, तो इसको यदि 240 सेंटीमीटर लेते हो, 240 सेंटीमीटर लेते हो, तो इसकी जो लंबाई है, यानी 240 सेंटीमीटर की कोई दो रेखा खींचते हो 120 डिग्री एंगल पे, और यदि यहाँ पे इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच में चेक करोगे आप, तो √3 गुना, यानी 240 इंटू √3 गुना, यानी 415 सेंटीमीटर आपको लंबाई मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्राफ विधि से। आप चेक कर सकते हो ग्राफ विधि से कि ग्राफ विधि से कैसे होती है।
दूसरी जो विधि है वो होती है गणितीय विधि। गणितीय विधि इसमें सिद्ध हो जाएगा कि ये ऐसे होता है। तो देखते हैं, ये वापस वही त्रिभुज लेते हैं। यहां पे जो बनाया गया जो एंगल है, थोड़ा सा बड़ा बना दो समझ में आ जाए। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो यदि मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं और इसको सी बिंदु मानता हूं, इन दोनों रेखाओं का यदि मैं लंबसम विभाजन कर दूं, लंबसम विभाजन कर दूं, यानी ए बी का लंबसम विभाजन कर दूं, तो ये जो कोण है वो 60 डिग्री का रहेगा और ये जो कोण है वो कितना रहेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि टोटल कोण है वो 120 डिग्री है। और ये जो कोण है ये रहेगा 30 डिग्री का, और ये जो कोण है ये रहेगा 90 डिग्री का, और इधर वाला भी 90 डिग्री और इधर वाला भी 30 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ में 120 और 120 और 60 है 180। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसको मैं डी मान लेता हूं। एडी देखना एक बार, एडी बराबर है डीबी। ठीक है, तो यदि इस रेखा को मैं एसी मानता हूं, इस रेखा को एसी मानता हूं, एसी, एसी क्या है, वीपी, यानी ये तो फेज ही तो है, ये फेज ही तो है। तो इसको मैं एसी जो भुजा है उसको वीपी मानता हूं, और चाहे वो सीबी हो, चाहे वो सीबी हो, वो क्या रहेगी, वीपी। यानी जहां मैं एसी लिखता हूं वो फेज वोल्टेज की बात कर रहा है, और जहां पे मैं एबी लिखता हूं, जहां पे मैं एबी लिखता हूं वो लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला है, यानी ये L1 है और ये L2 है, तो यहाँ पे जो बनने वाला जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा, और ये जो बिंदु है ये न्यूट्रल है और ये फेज है, तो इनके बीच में जो बनने वाला जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। तो देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, एक सूत्र है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से हो जाएगा कि यदि अपने पास यदि आधार का मान हो, आधार का मान हो, तब हम पता कर सकते हैं कि ये मान तो अपने पास होता ही है। एक मान तो होता है, चाहे लाइन वोल्टेज का हो चाहे फेज वोल्टेज का हो, लेकिन यदि अपने पास इसका मान यदि पता है तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से, यदि अपने पास आधार है, आधार क्या है, ये आधार है, और करण क्या है, ये करण है, और त्रिभुज क्या है, ये देखना, ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी दो समकोण त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर, आधार को क्या लिख सकता हूं मैं, आधार कौन सा है, ये तो आधार एडी, आधार को मैं लिख सकता हूं एडी, और कर्ण को मैं लिख सकता हूं एसी, कर्ण को मैं लिख सकता हूं एसी। तो ये जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री बराबर एडी बटा एसी, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि कोस 30 डिग्री, सॉरी, एसी इंटू कोस 30 डिग्री बराबर एडी। तो ये हो जाएगा एडी बराबर एसी इंटू कोस 30 डिग्री। अब यदि एडी है, इसको यदि ये जो एडी है ये बराबर है डीबी के, एडी बराबर है
डीबी की, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और ये जो दोनों भुजाएं बराबर है तो एडी बराबर है, तो इसको ए बी ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर एडी इंटू 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी बराबर ये ए बी बराबर 2 इंटू AC cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर AC इंटू √3। ध्यान से देखना एक बार, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, VP लिख सकता हूं, ए बी है, सॉरी AC नहीं है, ये ए बी है, ए बी बराबर 2 इंटू AC √3/2 और ए बी बराबर हो जाएगा AC इंटू √3। तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी को मैं VL लिख सकता हूं, बराबर AC को मैं क्या लिख सकता हूं, VP लिख सकता हूं, √3 को √3, तो VL बराबर हो जाएगा √3 VP। स्टार संयोजन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि VL बराबर √3 VP, वो ऐसे बनता है, समझ में आया? थैंक यू।